This is the next application related to the Kirchhoff rule. So in which we will calculate the equivalent resistance, effective current, and in the this cube. So according to this is a cube where attached these resistors like this. All of these are equal. Okay, and these are attached in this way to any source like V. All the resistors are remain same, R on each. So in which we will calculate the effective resistance and effective resistance in this cube. So let me consider. देखिएगा यहाँ सब रजिस्टर्स इक्वल है, तो यहाँ से जो भी करंट चली, जैसे ये I है, तो ये I करंट यहाँ तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड हुई। तो जब I स्प्लिट्स इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स मींस I बाई 3 हो जाएगा, I बाई 3 और I बाई 3। अब देखिएगा ये करंट जब गई तो अपने दो पार्ट में डिवाइड हुई। ओके, तो I बाई 3 का हाफ कितना हो जाएगा, I बाई 6। यहाँ पर भी I बाई 6, यहाँ पर भी ऐसे ये करंट अपने दो पार्ट में और ये करंट अपने दो पार्ट में। तो हम ऐसा करते हैं कि इनिशियल करंट की जो वैल्यू है उसको हम 6 के मल्टीपल में मानते हैं, इसलिए कि अब हमें यहाँ पर करंट्स को फ्रैक्शन में नहीं आएंगी ब्रेक करने पर। ओके, तो देखिएगा अब ये करंट जो थी 6I करंट थी, तो यहाँ कितनी आ जाएगी, 2I करंट। यहाँ पर कितनी जाएगी, 2I करंट, और इस वाले में कितनी करंट चली जाएगी, 2I करंट। ओके, अब ये 2I करंट जब गई यहाँ और ये दो पार्ट में, तो I में ब्रेक हो गई, ये दो पार्ट में I में, और ये करंट जो आई थी ये अपने दो पार्ट में I में ब्रेक हो गई। देखिएगा अब ये करंट यहाँ से I आ रही है और यहाँ से आई, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2I। इसी तरीके से यहाँ से I करंट आ रही है और यहाँ से I जा रही है, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2I। और देखिए ये करंट I आ रही है और ये करंट आई, तो इसमें कितनी हो जाएगी, 2I। 2I यहाँ से आई, 2I ये आई और 2I ये, तो कितनी हो जाएगी, 6I। मीन्स जितनी करंट इंटर किया था उतनी ही करंट इमिट कर गई। क्लियर, तो ये किरचॉफ करंट रूल को फॉलो कर रहा है। अब हम देखते हैं कि किरचॉफ वोल्टेज रूल से, तो ये एक्सटर्नल सर्किट जितना है उतना निकालते हैं। ये पार्ट क्लियर, यहाँ पर है 2I करंट R ओम, यहाँ पर है I करंट R ओम, और यहाँ पर है 2I करंट R ओम। ओके, हम पहले ही की तरीके से देखिए क्लॉकवाइज ले लेते हैं इस लूप को। ऐसे ये लूप है, तो हमने ऐसे लेट किया, ये एक्सटर्नल सर्किट बनाया और ऐसे एरो लगा दिया। जो इस एरो को फॉलो करेंगे वो पॉजिटिव, और जो इस एरो को फॉलो नहीं करेंगे वो निगेटिव। ओके, सो फिर वही प्रोसेस देखिए, इसके अकॉर्डिंग ये नीचे को आ रहा है, सो 2I इंटू R पॉजिटिव, ये इधर को जा रहा है, इधर को जा रहा है, I इंटू R पॉजिटिव, और ये इधर को आ रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये भी पॉजिटिव, 2I इंटू R, और ये एरो इसी को फॉलो कर रहा है, इसकी करंट को, इसलिए ये वोल्टेज पॉजिटिव। 2IR IR 2IR कितना आया, 5IR इक्वल टू V, तो I की वैल्यू आ गई V/5R। क्लियर, इस तरीके से हमने I की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब अगर I की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया तो इससे हम I नेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। I नेट कितना हो जाएगा, 6I, तो
6 इंटू आई की वैल्यू है V बाई 5R, तो आई नेट कितना आ जाएगा 6V अपॉन 5R। अब बची बात इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V इक्विवेलेंट अपॉन I इक्विवेलेंट। सो V इफेक्टिव कितना है V और I इक्विवेलेंट कितना है 6V अपॉन 5R, ये टर्म ऊपर आ जाएगा। सो V इंटू 5R अपॉन 6V, so it will be equal to 5R upon 6 R इक्विवेलेंट। ओके, तो अगर किसी क्यूब में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। लेकिन ब्रांचिंग के ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपने फ्रैक्शन में करंट को यूज किया तो ये आपका सॉल्यूशन और बढ़ जाएगा। इसको कम करने के लिए हमने यहाँ पर पहले से पार्ट कर दिया था कि 6I के फॉर्म में माने, क्योंकि I करंट यहाँ से चलेगी तो 3 पार्ट में डिवाइड होगी, तो I/3 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 और फिर उनके हाफ हाफ में तो I/6, इसलिए हमने इसको 6 के मल्टीपल में यूज किया है, जिससे कि इजीली ये डिवाइड हो जाए और हमें यहाँ पर फ्रैक्शन में कोई करंट की वैल्यू ना मिलने पाए। ओके, थैंक यू।